हिमाचल सरकार ने कांग्रेस विधायक आर.एस. बाली को कैबिनेट मंत्री रैंक के साथ राज्य पर्यटन विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष व निगम का चेयरमैन नियुक्त किया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। आज कांगड़ा में हमारे आज के जो गेस्ट हैं आर.एस. बाली जी, कैबिनेट रैंक मंत्री जी। मैं अपने बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो एमएलए भी है और कैबिनेट मिनिस्टर रैंक भी है और चेयरमैन भी है। अगर वो काम नहीं किया होता तो आज पहली बार एमएलए बन के इतनी बड़ी जगह नहीं पहुंचा होता। अगर वो काम किया था तभी पहली बार एमएलए बन के एकदम इतना बड़ा स्थान मिल गया। तभी बोलते हैं कि एक जो राजनेता होता है और वो लंबी सोच रखने वाले राजनेता थे, कहीं अच्छा सोचा और उनकी बात मैंने सुनी तो आज यहाँ बैठे, जिनसे मैंने सीखा वो मेरे पूजनीय पिताजी विकास पुरुष श्री जी.एस. बाली जी। सर, राजनीति कैरियर आपका कॉलेज टाइम से रहा जैसे, तो वो लर्निंग्स क्या रही आपकी, क्या सीखा वहाँ से? चटाइयाँ बिछाई हैं, पोस्टर लगाए, लेटी बनाई है, लेटी बना के खुद पोस्टर चिपकाए, रैलियाँ की है, गाड़ियाँ लदी है, लेकिन ऑफर इनका कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता जी। ये चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। इस तरह मैंने जो हटवास से लेके सुनेर तक, थारू तक, अभी फिलहाल थारू तक किया है और भी सीख रहा हूँ, आगे और सीखेंगे। पर लोगों का आशीर्वाद है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सपना मैंने एक ही उनके लिए देखा था, वो चला गया, वो खत्म हो गया। आप ठेके भी उस हिसाब से देते हो जिस हिसाब से आपको पैसे की कमीशन आई है। हजारों लोगों को आपने मिलते हुए देखा और अब जाके हम रात के 10:38 पे इंटरव्यू दे रहे हैं। 10:38 हो गए हैं तो 12 घंटे तक आप मेरे साथ हैं और 12 घंटे में आप मेरे साथ विधानसभा भी गए, आपने अलग प्रोग्राम भी अटेंड की कि कहीं मुझे आर.एस. बाली मेरी बात को सुनेगा। संपत्ति जब्त होगी, उसके घरों को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो एक घर को नहीं तोड़ रहे, वो पुश्तों को, आने वाली पुश्तों को तोड़ रहे हैं, तो उनका इलाज कर रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। आज कांगड़ा में हमारे आज के जो गेस्ट हैं आर.एस. बाली जी, कैबिनेट रैंक मंत्री जी। सर से हम आज पूरी चर्चा करेंगे जर्नी के बारे में, और सर से हम राजनीति थोड़ा हट के भी जब सवाल पूछेंगे कि सर का कैरियर कैसा रहा या शौक क्या थे, अगर वो जैसे राजनेता नहीं होते तो क्या होते। सर, ऐसे शुरुआत करते हैं, तो आप राजनीति में कैसे आए सर? ये सवाल, ये पहला ही था। देखिए, एक राजनीतिक परिवार में जब कोई भी जन्म लेता है जी, चाहे कोई पंचायत में प्रधान के घर में जी, चाहे कोई पंच के घर में, चाहे कोई वार्ड मेंबर के घर में, चाहे किसी के भी घर में, जब पब्लिक, जिसको बोलते हैं पब्लिक हाउस, जी, पॉलिटिकल हाउस जो होता है वो पब्लिक हाउस, लोगों का घर होता, और वो पंचायत से लेके प्रधानमंत्री तक एक ही लेवल है। जी, सिर्फ लेवल का डिफरेंस है, जनता ही लेके आई। और जनता जो है उसका जो एक सिस्टम है वो सेम है। पंचायत में पंच के घर जो लोग जाएंगे, जी, बीडीसी मेंबर के घर जो लोग जाएंगे, जिला परिषद के घर जो लोग जाएंगे, प्रधान के घर जो लोग जाएंगे, वैसे ही प्रधानमंत्री के पास भी लोग जो जाएंगे, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे जी, और उनके पार्लियामेंट के लोग वहां पहुंचे। तो जब आप कहीं भी, किसी भी सिस्टम में, आप देश में कहीं भी, बल्कि दुनिया में कहीं, जी, जब पॉलिटिकल पब्लिक हाउस में, जी, चाहे वो किसी भी लेवल का, मैं किसी लेवल को छोटा नहीं समझता, एक पंच का लेवल या एक प्रधानमंत्री का लेवल, जब आप चुनाव में आ रहे हैं जी, या आप प्रधानमंत्री बन रहे हो, लोगों का आशीर्वाद है, जी, फिर लोग मंत्री बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, प्रधानमंत्री बना रहे हैं,
पर जब पब्लिक के साथ आप जुड़े होते हो तो पब्लिक वो एक पब्लिक का घर बन जाता। उसमें जब बच्चे पैदा होते वो लोगों के साथ ही घुलते मिलते, उनके साथ जीवन व्यतीत करते, और जब जीवन लोगों के साथ बिताते हैं तो उनको अनुभव हो जाता है लोगों के साथ मिलने का, बात करने का, इज्जत देने का, बैठने का, सम्मान देने का, और समझ भी आ जाती है कि काम होते हैं, काम को किस तरह से बैठा जाता है, करवाएगा, थोड़ा सा एक उसका फर्क पड़ता है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी क्या पॉलिटिकल राजनीतिक परिवार से होगा वो एक अच्छा राजनेता भी हो, जरूरी नहीं। ये अंदर से भी होना चाहिए। नेता तो बहुत बनते जी। बहुत से लोग एमएलए भी बनते, पर उन एमएलए के बीच में जो लीडर होता है वो कहीं जाके एक कुछ लोग बन पाते, और लीडर जो कुछ बनते हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्र को, प्रदेश में और देश में एक बड़ा नाम उनका भी बनता है और उस विधानसभा का भी। इसलिए कहते हैं कि लीडर कैनॉट बी मेड, मतलब लीडर को बनाया नहीं जा सकता, लीडर इज बॉर्न, मतलब लीडर पैदा होता है। तो लीडर पैदा होता है, उसकी बातचीत, उसका काम करने का तरीका, उसकी मिलनसारी, वो लोगों को किस तरह से समर्पित रहता, इज्जत देता, फिर अपने आप को निछावर करना पड़ता है। अभी रात के आप सुबह से मेरे साथ हैं जी। तकरीबन आप 9-10 बजे से आए जी क्या और अभी रात के 10:30 कितने बज गए, 10:38 हो गए हैं। तो 12 घंटे तक आप मेरे साथ हैं, और 12 घंटे में आप मेरे साथ विधानसभा भी गए, आपने अलग अलग प्रोग्राम भी अटेंड किए, आपने लोगों को भी देखा जो लोग मेरे से मिलने आए जी। हजारों लोगों को आपने मिलते हुए देखा थी। और अब जाके हम रात के 10:38 पे इंटरव्यू दे रहे हैं। तो सुबह 10 बजे से शुरू किया, रात के 10:30 11 बज गए। तो अपने आप को, और अभी भी आप देख रहे हैं कि जब हम 11 बजे बैठे हैं तब भी नीचे भी लोग हैं और आपके सामने जहाँ लोग बैठे हैं और विधानसभा के लोग हैं जी। सपोर्टर हैं, वर्कर हैं, इन्हीं के कारण हम हैं। ये हमारे रीढ़ की हड्डी, ये हमारी ताकत, हमारी आवाज। और मुझे लगता है यही बचपन से जब आदमी देखता है तो थोड़ा सा उससे उसका फायदा मिलता है। बाकी जिस तरह से मैंने कहा कि नेता किसी को बनाया नहीं जा सकता, नेता अंदर से होता, वो क्या किस तरह से उसका भावना होगी और लोग क्या उसको स्वीकार करेंगे, लोग क्या उसको वो क्या गुण होते अपना हैं? नेता मानना हाँ, चाहेंगे, स्वीकार। और क्या पूरे प्रदेश में कंस्टिट्यूंसी आपको एमएलए बना के भेजती है, जी। विधानसभा आपको एमएलए बनाती, लीडर जो है वो आपको, फिर पूरे प्रदेश जब आपको मानना शुरू हो जाए और पूरे प्रदेश में जब आपको बुलाना शुरू करते, पूरे प्रदेश की हर विधानसभा में जब आपके लिए पुकार होती, तो कंस्टिट्यूंसी के आशीर्वाद से, अपने विधानसभा के आशीर्वाद से आपको आशीर्वाद देके वो बाहर निकालते। वो कहते हैं कि आप हमारे एमएलए हो, हम आपको बाहर भेजते हैं। और फिर पूरा प्रदेश जब उस चीज पे मोहर लगाता है तो जो विधानसभा होती है उसका फकर से सीना चौड़ा हो जाता, उसको लगता है कि हमने अपना लीडर बनाया, और लीडर को बनाता विधानसभा है, और उसके बाद उस पे मोहर जो लगाता है वो पूरा प्रदेश लगाता है, और तब बड़ा फकर का दिन होता। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेरी परिभाषा है एक नेता की। सर ज्योतिष इसको आप किस्मत को कितना मानते हैं? देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजी या किस्मत को कितना मानते हैं? मैं किसी चीज का निरादर नहीं करता, पर मैं बहुत ज्यादा किसी चीज में घुसता नहीं। मैं ज्योतिष या किसी और चीज को इज्जत देता हूं, पर ज्यादा घुसता नहीं। ये जिंदगी में बचपन से ऐसा रहा। और किस्मत में मैंने कभी किसी चीज को, या तो बचपन से ही ऐसा रहा, मैं माथा टेकता हूँ, मंदिर जाता हूँ, आस्तिक हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी आस्तिक थे, मेरी माँ आस्तिक थी। बचपन से हमने देवी देवताओं को माना और बचपन से ये मंदिर जाते रहे, माथा टेकता हूँ, जाता हूँ।
पर ज्यादा वो जो बोलते हैं उसको अंधविश्वास में ज्यादा यकीन नहीं है। और किस्मत का कितना विश्वास है सर? किस्मत पे ये भी लगता, किस्मत पे रखता हूँ कि मुझे अच्छे कर्म करने, अच्छा काम करना, लोगों को इज्जत देनी। एक आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है, जिसको ये भरोसा है या जिसकी ये सोच कि कहीं मुझे आरएस बाली मेरी बात को सुनेगा, मेरे लिए कुछ करेगा, वो आस जो है उसके लिए मुझे काम करने ये और ज्यादा शक्ति मिलती है। इसके बाद सर एक और चीज़ है कि हर किसी का कोई ना कोई गुरु होता है, तो ऐसे आपका कोई? मेरे गुरु एक ही रहे, मेरे पूजनीय पिताजी जी। विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी मेरे राजनीतिक गुरु, और जिनसे मेरा जिंदगी का आधार जुड़ा है, वही मेरे गुरु है, वही मेरे जीवन है, उन्हीं से मैंने सीखा। और राजनीतिक नेता जो है मेरे, वो श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने मुझे हमेशा आगे वो बढ़ाया, और वे मेरे राष्ट्रीय नेता हैं। उन्होंने पूरा मेरे को आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से हमेशा आगे निकले। पर गुरु जिनसे मैंने विद्या ली और जिनसे मैंने सीखा, वो मेरे पूजनीय पिताजी विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी। सर राजनीति कैरियर आपका कॉलेज टाइम से रहा जैसे, तो वो लर्निंग्स क्या रही है आपकी, क्या सीखा वहाँ से? चपाइयाँ बिछाई है, पोस्टर लगाए, लेटी बनाई है, लेटी बना के खुद पोस्टर चिपकाए, रैलियां की है, गाड़ियां लदी है, गाड़ियों में बसों में खुद घूमे हैं, खुद बैनर बसों में लगाए हैं और बैनर खुद बांधे हैं बसों में, खुद झंडे लेके चले हैं, बाइकों के पीछे बैठे, नारे खुद लगाए, खुद लोगों के जुलूस लेके चले और खुद लोगों के बीच में से आए। हमारे पिताजी का मानना था, विकास पुरुष जी का मानना था कि जिंदगी में आपको बिल्कुल नीचे से चलना। वो बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने हमें स्टूडेंट टाइम से बिल्कुल नीचे बिठाया। स्टेज पे तो बहुत बाद में बैठे हम, पहले तो नीचे ही बैठते थे और नीचे वो बिठाते थे। उसके बाद कोई ना कोई पोस्ट मिलती गई, इलेक्शन लड़ते गए, इलेक्शन लड़के आया मैं यूथ कांग्रेस में, मैंने स्टेट अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ा, प्रदेश की यूथ कांग्रेस को चलाया। उसके बाद कितने सारे अपने युवा लोग नेता बनाए, अलग अलग जगह उनको दिल्ली में पूरे देश के सेक्रेटरी बना के भेजा। आज भी कितने सारे सेक्रेटरी जो देश के यूथ कांग्रेस के हैं, एनएसयूआई के हैं, वो मेरे साथी हैं, जिनके साथ मैंने काम किया, जो मेरे छोटे भाई। और ऐसे ही मेरी आदत थी कि लोग आगे बढ़े और सबका हाथ पकड़ के चलते, हर किसी को आदर सम्मान देते। और एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, पीसीसी में मैं सेक्रेटरी रहा, पीसीसी में फिर जनरल सेक्रेटरी बना। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जनरल सेक्रेटरी था मैं पीसीसी प्रदेश कांग्रेस का। और उससे पहले जब ये युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो इनका जनरल सेक्रेटरी था मैं युवा कांग्रेस का। मतलब हमारे प्रदेश के जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे प्रदेश के नेता है, उनके साथ मैंने युवा कांग्रेस में जब वो अध्यक्ष थे तो उनके साथ सबसे कम उम्र का उनका जनरल सेक्रेटरी मैं, सबसे छोटा जनरल सेक्रेटरी था मैं उनका, प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी। और उसके बाद मैं, अब समझ लो कब अध्यक्ष थे युवा कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जो कितने सालों पहले थे, और तब मैं उनके साथ जनरल सेक्रेटरी था। और उसके बाद जब वो पीसीसी के अध्यक्ष बने तब भी मैं उनका जनरल सेक्रेटरी था। उसके बाद मैं एआईसीसी मेंबर बना। फिर मैं एआईसीसी मेंबर बनने के बाद मुझे माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, उनका आशीर्वाद हुआ, उन्होंने मुझे चुना और मुझे पूरे देश का कांग्रेस पार्टी का सेक्रेटरी बना दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेक्रेटरी, और मुझे सह प्रभारी बना दिया गया बंगाल का।
पश्चिम बंगाल जैसे इतने बड़े स्टेट का सह प्रभारी बना दिया गया, और इतनी बड़ी पोस्ट एकाएक, मतलब एकाएक नहीं मिली, इतनी बड़ी पोस्ट एकाएक एक साथ एकदम नहीं मिलती। कहां से सफर शुरू हुआ? एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई में इतने साल, यूथ कांग्रेस में इतने साल, यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के बाद प्रदेश का इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने के बाद प्रदेश चलाया, वो इतने साल, उसके बाद पीसीसी में सेक्रेटरी, वो इतने साल, फिर पीसीसी में जनरल सेक्रेटरी, वो भी इतने साल, उसके बाद एआईसीसी मेंबर, वो भी इतने साल, उसके बाद एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेशनल सेक्रेटरी, देश का सचिव, वो भी कईयों साल। उसके बाद प्रदेश में एमएलए बन के और वो सहारा दिया, कैबिनेट रैंक का मंत्री बनाया और एक बड़े विभाग का चेयरमैन बना। जी, तो वो साथ काम आया हो तो? हाँ, वो काम आया। एक बड़ी शिक्षा थी। मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया कि आपको नीचे झुक के चलना है, संगठन में काम करना है और काम के अंदर रह के ऊपर आगे बढ़ना। आज लगता है कितना बेहतरीन था। अगर वो काम नहीं किया होता तो आज पहली बार एमएलए बन के इतनी बड़ी जगह नहीं पहुंचा होता। अगर वो काम किया था तभी पहली बार एमएलए बन के एकदम इतना बड़ा स्थान मिल गया। तभी बोलते हैं कि एक जो राजनेता होता है, और वो लंबी सोच रखने वाले राजनेता थे, कि अच्छा सोचा और उनकी बात मैंने सुनी तो आज यहाँ बैठे, उनसे सीख के बैठे, और लोगों के आशीर्वाद से, सबसे पहले नगरोटा भगुआ विधानसभा क्षेत्र की अभूतपूर्व जनता के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ बैठा। पहले मैं कहता हूँ कि पहले नगरोटा भगुआ, उसके बाद कांगड़ा जिला, उसके बाद हिमाचल और उसके बाद पूरा देश जिसके अंदर हमारे दोस्त था। इस तरह से। सर, इसी बीच आपने बात की तो इस बीच आपको कोई ऑफर नहीं आया, जैसे जब 10 एमएलए चेंज हो गए थे? देखिए, ऑफर इनका कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता जी, ये चीजें चलती रहती हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजनीति में आपने क्या किया जी, और सरकमस्टेंसेस क्या थे। सरकमस्टेंसेस जो थे उसको जोड़ के कैसे रखा सर? ये मेन क्वेश्चन ये था कि मैं तो इंचार्ज रहा। ये जो इलेक्शन थे, बाई इलेक्शन, जी इसमें कितने सारी विधानसभाओं का मैं इंचार्ज था। जी, देरा का इंचार्ज मैं था इलेक्शन का। जी, धर्मशाला का इंचार्ज मैं था। जी, धर्मशाला मेयर इलेक्शन का इंचार्ज मैं था। जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे देरा का इंचार्ज भी बनाया जी, बाई इलेक्शन का, मुझे धर्मशाला बाई इलेक्शन का भी इंचार्ज बनाया, और मेयर के इलेक्शन का भी धर्मशाला का इंचार्ज बनाया। कम संख्या थी तब भी हमने मेयर बनाया। और माननीय नीनू शर्मा जी वहाँ की मेयर बन, उसमें बहुत बड़ा रोल उन सभी पार्षदों का था जिन्होंने माननीय नीनू शर्मा जी को बनाया। उसमें जग्गी जी का बहुत बड़ा रोल था, नीनू शर्मा जी का रोल था, कार्की जी है जी, उनका रोल था, सारों का रोल था जी, जितने पार्षद थे सबका रोल था। और मेरा भी थोड़ा सा रोल, मैं इंचार्ज था जी, और इंचार्ज के रूप में थोड़ा सा रोल मेरा भी था कि हमने बड़ी कम संख्या के बावजूद मेयर एक ही बदला हिमाचल में, और वो धर्मशाला का था जहाँ का मैं इंचार्ज था। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से बने जी। और उनको रिजल्ट दिया हमने एकदम बन। सर, अभी नगरोटा को लेकर आपकी क्या प्रायोरिटीज है कि क्या काम यहाँ पे, अगर और से देखा जाए तो यहाँ पे आप जैसे आपने काम किया हो पीछे, जैसे अगर मैं स्कूल के कॉलेज की बात की, भगवा के अंदर एजुकेशन हब है जी जी, देश। मैं सब खुद वहाँ का स्टूडेंट। जी, आप खुद इंजीनियरिंग कॉलेज में रहे हैं। जी, हिमाचल का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज बदलाव देखा नगरोटा में है। जी, हिमाचल का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज नगरोटा में। जी, हिमाचल का सबसे बड़ा फार्मेसी कॉलेज नगरोटा में। जी, 3 आईटीआई है, जी, 2 डिग्री कॉलेज का। तीसरी आईटीआई में इसलिए बोलता हूँ कि एक और मैं भी ले आया हूँ, जी, जो पिताजी ने सपना देखा था और जिसकी फाउंडेशन उन्होंने रखी थी, आज वो हम ले आए हैं और बल्दर में उसकी बिल्डिंग, भव्य बिल्डिंग तैयार हो रही। हिमाचल का सबसे बड़ा स्कूल राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल नगरोटा में बंद। जी, हिमाचल का टूरिज्म का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जी, 300 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट नगरोटा भगुआ में आया है और उसका काम चालू हो रहा विधिवत तरीके से। मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा। तो ये काफी सारी चीजें बन रही, बहुत कुछ है, बहुत कुछ बन रहा है।
पहली बार एमएलए बने हैं, सब कुछ एक साथ करना मुश्किल होता है जी पर जो विकास की गाड़ी जो पिछले 5 साल थे जी उसमें एक भी नया संस्थान नहीं आया, हम्म। एक भी नया कॉलेज नहीं आया। आज हम कंप्यूटर साइंस ले आए हैं, क्लासेस बैठ गई है। जी आपके कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का आना, आप ही पढ़े हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में? जी इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आप पढ़े तो कंप्यूटर साइंस थी वहाँ? नहीं सर। नहीं थी। कंप्यूटर साइंस क्या होती है बताइए? सर पहले तो लैब चाहिए। होती क्या, उससे होता क्या है? सर आज की डेट में बात करूँ तो एआई की जो बात कर रहे हैं हम, डाटा की बात कर रहे हैं, तो सारा कुछ वहीं से होगा। तब आज यस सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। यस, हर जगह चाहिए सर। कंप्यूटर हर जगह चाहिए जी और कंप्यूटर इंजीनियर नगरोटा से बन के आएंगे जी उसके लिए कंप्यूटर साइंस मैंने शुरू करवा दी है। ये कब की मांग थी? जी विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी का सपना था और आज बच्चे बैठ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जी कि आरएस बाली जैसा छोटा आदमी आज कंप्यूटर साइंस शुरू करा पाया है और आज आपके कॉलेज में बैच बैठ रहा है कंप्यूटर साइंस का। और कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर इंजीनियर मसल कॉलेज से आएंगे, जी बड़ी बात है। जब ये पता चलेगा लोगों को, जी बड़ी चीज हो। जी आप ही लोग प्रचार करेंगे, जी टीवी के माध्यम से प्रचार होगा। उसी के साथ सर जो मैंने हमने अपने आंखों से देखा हुआ है, जो कॉलेज के बाद जो लोगों के बदलाव देखे हमने, रोजगार मिले लोगों को। जिंदगी बदल गई। जी लोगों ने घर डाले, ऑटो डाले, रेस्टोरेंट डाले। गैस बन जी 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 सदरपुर में, मसल में। जी बल्कि आज आप मसल में जाओ, मैं क्लॉक टावर बना रहा हूँ। जी आज आप जब जाते हो, वीर द्वार बन रहे हैं, कोई ढाड में, कोई टांडा में, कोई चौक बन रहे हैं। जी पूरे नगरोटा में चौक बन रहे हैं। जी नेशनल हाईवे के अंदर मसल से आप चलो और सरोत्री तक जाओ तो क्रैश बैरियर लग गए हैं। वहां पे अलग अलग रेन शेल्टर बन रहे हैं। ये सारे रेन शेल्टर हम लेके आए, 9 करोड़ रुपए का काम किया। जी 9 करोड़ रुपए लेके आए, टेंडर के 1 करोड़ रुपए भी और लेके आया, जिसके लिए अब मैंने उनको कहा कि और रेन शेल्टर बनाइए, और चीजें बनाई। तो ये पूरे हिमाचल के अंदर आज भी नगरोटा में सबसे ज्यादा काम हमने चलाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद है, पार्टी का भी आशीर्वाद है, पर लोगों का आशीर्वाद सबसे पहले है। जिन लोगों ने मेरे पे भरोसा जताया और आज मैं कर पा रहा हूँ, पहली बार विधायक बन के कभी किसी, ये बहुत बड़ी चीज है कि आज जो लोगों के आशीर्वाद से हम कर रहे हैं, हर पंचायत में काम करा रहे हैं। जहां मैंने बड़े कामों का जिक्र किया है वहां छोटे काम भी करा रहे हैं। जी डंगे भी लगा रहे हैं, मोटर भी लगवा रहे हैं, हैंडपंप भी लगवा रहे हैं, सस्ते भी बनवा रहे हैं। छोटे छोटे काम जो गाँव के होते हैं वो भी करवा रहे हैं, सड़कें भी बनवा रहे हैं, मकान भी दिला रहे हैं। 1126 मकान तकरीबन 1100 मकान है एक साथ पूरे नगरोटा में दिलाए हैं हमने। मतलब पहली बार हुआ है इतिहास में 10 मकान या 15 मकान आते थे, हर पंचायत में 30-30, 40-40 मकान दिए हैं। ये कभी नहीं हुआ। तो ये चीजें भी कर रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू डू, जो मैं कर सकता हूँ, जो मैंने अपने गुरुजी से सीखा है वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक साथ सब कुछ करना मुश्किल, जी 2 साल में सब कुछ करना मुश्किल, पर जो मैं इन 5 सालों में कर पाऊंगा, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे रोजगार मेले की बात हो, चाहे बाल मेले की बात हो, चाहे मेडिकल कैंप्स की बात हो, चाहे किसी चीज की भी बात हो, मैं रात दिन लगा। अभी रात के 11 बजे भी लगा, क्योंकि मुझे लगता है एनर्जी है, अभी कर सकते। एज जैसे बढ़ेगी वैसे एनर्जी कम होगी, पर जब तक लोगों का आशीर्वाद, आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। माननीय विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी का और नगरोटा में अपने पिता समान सभी बुजुर्गों का, अपनी माता समान सभी माओं का, अपने भाइयों का, बहनों का नाम चमकाना है, बच्चों का नाम चमकाना, उसके लिए आगे जाना, काम कर, मजबूती से करना। जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो टांग खींचने वाले भी होते हैं, तो उसको कैसे संभालते तो मुझे फर्क नहीं, नहीं संभाल उसका मुझे फर्क नहीं। क्रिटिसिज्म देखिए मैं बताऊं, क्रिटिसिज्म मेरे लिए कोई कुछ बोले, मुझे लगता है मैं उसका जवाब दूं, उससे बेहतर है जनता जवाब, उससे बेहतर है मेरा काम जवाब, उससे बेहतर है कर्म जवाब दो। और मैं क्यों जवाब दूं किसी के, कोई भी कुछ भी बोलता रहेगा मैं जवाब दूंगा? मैं जवाब दूंगा, तथ्यों के साथ दूंगा, एक बार दूंगा। वो 100 बार बोलेंगे, मैं एक बार बोलूंगा। बोलते 100 सुनार की और एक लोहार की, तो एक बार बोलूंगा वो काफी रही। लोग समझते हैं कि मैं जो बोलूंगा वो सत्य होगा, सबको लेके बोलूंगा ही, और जब बोलने की जरूरत होगी तो उसको तथ्यों के साथ लोगों के आगे बोलेंगे। आज पीएचसी के काम हो, अस्पताल के काम हो, काम जिस मर्जी चीज के हो, हमने बड़ी गति से चलाए।
आपके सामने आप ही का कॉलेज है, आप ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, आप कब से वेट कर रहे होंगे कि कंप्यूटर साइंस आए। जी। आप बोलते होंगे कि कंप्यूटर साइंस होती तो कितने बच्चे कंप्यूटर इंजीनियर बनते। आज आई है, करोड़ों रुपए की लागत से आई है, करोड़ों रुपए की लागत से उनकी फैकल्टी आई है, जी। इतना बड़ा डिपार्टमेंट आया है। पिताजी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज लाए थे, वही चला गया। आज के समय में बैठता था यहाँ, जी। जी सर, कहाँ था, यहीं पे आरजीसी में था, जोरहट्टा में था। जी। मसल में स्टूडेंट बैठते थे। जी सर, आज कहाँ पे, आज सर बिलासपुर में, बंदला में। आप यहाँ पढ़े थे तो नगरोटा में थे। जी। नगरोटा बैठता था ना हाइड्रो जी। जी। इस वाले का बैच। जी। हम कहाँ बैठता है, बिलासपुर में सर, कब गया वो, बीच जब में। विकास पुरुष अपना इलेक्शन, उनका इलेक्शन जब मात्र कुछ मतों से रह गया, उसके बाद वो कॉलेज उठ के बिलासपुर चला। हम तो लेके आए, पहले चला गया था। तो ये सामने है लोगों के, लोगों से कुछ छुपा नहीं है, ये जनता है, ये सब जानती है। सर अभी एक दो इश्यूज जैसे ड्रग का इशू है या चिट्टे का बड़ा ज़्यादा इशू आ रहा है, तो उसको कम कैसे किया जा सकता है या क्या किया जा सकता है उस पर? देखिए, यूथ। अवेयरनेस इज वन, अवेयरनेस करनी पड़ेगी, लोगों को मन बनाना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि इससे कितना परिवारों का नुकसान। और दूसरा है सोसाइटी को इकट्ठे होना, सोसाइटी को भी मन बनाना पड़ेगा कि हमें, अगर कोई बच्चे ने किया है तो उसको किसी तरह से बाहर निकालना। मेडिकल के क्षेत्र में हम सबसे बड़ा जो एंटी ड्रग, जो जिसको बोलते हैं डी एडिक्शन सेंटर, जी। डी एडिक्शन सेंटर हमने प्रपोज किया है टांडा में, उसके ऊपर काम चल रहा है। क्योंकि एक आम आदमी ड्रग से बाहर नहीं निकाल सकता सर, पर काउंसलिंग कर सकता, उनको बता सकता। तो फैमिलीज का काम है उनको प्यार देना, काउंसिल करना, डॉक्टरों का काम है दवाई देना। और हमें एक प्लान के तहत इसको करना है। तो डी एडिक्शन सेंटर का प्लान तो है ही, पर सोसाइटी अवेयरनेस, और ये जो जहां से ये ट्रैफिकिंग हो रही है वहां स्ट्रिक्टनेस हुई है, कानून भी बदला है, सरकार ने बहुत मजबूत कानून लाए, और हमारी सरकार ने लाए कि उनके घरों को तोड़ने का, उनके घरों को नीलाम करने का, उनकी जिंदगी बर्बाद करने का जो ये काम ड्रग्स का कर रहे हैं, ये पहली बार इतने मजबूत कानून आए हैं। और उसके ऊपर बहुत से घर तोड़ दिए गए, रोज अखबारों में आता है। तो आज ये कानून आए हैं तो डर पैदा हुआ है कि जो ऐसा काम करेगा उसकी संपत्ति जब्त होगी, उसके घरों को तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि वो एक घर को नहीं तोड़ रहे, वो पुश्तों को, आने वाली पुश्तों को तोड़ रहे हैं, तो उनका इलाज कर रहे हैं। अभी सर जैसे आप टूरिज्म के चेयरमैन हैं, तो टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का सेंटर बनाया हुआ है, तो अभी इसको लेकर क्या आपके विजन है या क्या, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, टूरिज्म कैपिटल बनाया गया है ऐसे कांगड़ा जिले को जी। और इसके पीछे बहुत बड़ी हमारी एक सोच रही जी। टूरिज्म कैपिटल का मतलब है टूरिज्म के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं, हम इस जिले में कर दें। हमें बहुत बड़ा एडीबी का प्रोजेक्ट मिला है 2500 करोड़, जिसके तहत मैं 300 करोड़ रुपए जो आपको कह रहा हूँ कि नगरोटा के अंदर जो वेडिंग डेस्टिनेशन और बाकी प्रोजेक्ट बन रहे उसके तहत ही बन रहे जी। और हर जगह बना रहे हैं। इसमें बाबा बालकनाथ जी का टेम्पल है, नदौल के प्रोजेक्ट हैं, उसमें धर्मशाला कन्वेंशन सेंटर, धर्मशाला आइस स्केटिंग रिंग, पूरा मॉल है, बहुत कुछ है जी। और उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ये तभी हो रहा है क्योंकि हमें इसको टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर। जी। और इस पे मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इसके ऊपर पूरा अपना, पूरी तरह से इसको डिक्लेयर भी किया और इसके ऊपर काम भी करने के लिए हमें पूरा आशीर्वाद दिया। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय में जब मैंने इस संदर्भ में कोई भी बात की, उसको पूर्ण आशीर्वाद दिया।
पर धर्मशाला में हमने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया कि प्रदेश का जो सबसे बड़ा टूरिज्म का ऑफिस है जी, जो HPTDC का ऑफिस है, उसको हम धर्मशाला शिफ्ट कर रहे हैं जी, टूरिज्म का सबसे बड़ा दफ्तर जिसमें सैकड़ों लोग टूरिज्म के काम करते हैं जी। सैकड़ों, और प्रदेश में हजारों लोग काम करते हैं जी। उनका हेड ऑफिस जो शिमला में 1972 से चल रहा था, उस ऑफिस को अब यदि शिमला में भी वो चला, शिमला में सारे दफ्तर है जी, प्रदेश के सभी दफ्तर शिमला है जी। एक दफ्तर मुझे लगा कि टूरिज्म HPTDC का है जिसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं और हजारों लोग प्रदेश के उस दफ्तर में आते हैं काम करवाने जी, और उसका मैं चेयरमैन हूँ। तो मुझे ये लगा कि मैं चेयरमैन हूँ और मुझे ये डीकंजेस्ट करना की जरूरत भी है शिमला, और शिमला में सभी दफ्तर है तो हर जगह को कोई ना कोई चीज मिलनी चाहिए, कांगड़ा को भी मिलनी चाहिए, बाकी जिलों को भी मिलनी चाहिए, इसलिए ये दफ्तर मैं अपने कांगड़ा जिले में लिया लेके आया और अपने जिले के अंदर मैं ये दफ्तर खोलने वाला हूँ। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी उपलब्धि। आज ये चीजें, कुछ नए दफ्तर हम नगरोटा में खोल रहे हैं, वो थोड़े दिन में खुलेंगे तो अखबारों में भी आए, अच्छा काम होगा। अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, बाकी जनता बताएगी, जनता का आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका स्नेह वही बताता है कि आप कैसा काम कर। सर जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो इन्वायरमेंट को इतना नुकसान भी कई बार होता है कि भाई जंगल हो गया, पानी हो गया, वो तो लिमिटेड ही है, तो उस चीज़ को ध्यान में कैसे? देखिए ये नेशनल हाईवे है जी, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 250 करोड़ रुपए का है। कछियारी तक, नदौन, देरा और मतलब सारा आगे तक ले लो आप, जी, बिलासपुर, शिमला, इस तरफ ले लो, पूरा पठानकोट, शाहपुर, शुपुर, सारा देख, सारा का सारा हाईवे बन गए। कछियारी रानीताल वाला बन गया, सुरंग बन गई, कछियारी तक हाईवे बन गया। नगरोटा में एक ईंट तक नहीं लगी, जबकि ये इकट्ठे अनाउंस हुए थे। मैंने रात दिन एक किया। सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि पहले ये बनाया था विकास पुरुष श्री GS बाली जी लेके आए थे, बल्कि ये मसल से सरोत्री का पूरा हाईवे भी उन्होंने बनाया। तो मुझे लगा इसको बड़ा करने की जरूरत है, इसको चालू करने की जरूरत है, उसको बड़ा करने की जरूरत थी। तो मैंने सरोत्री से बड़ों तक का और बड़ों से रानीताल तक का DPR बना के दिल्ली में ले भेजा है ताकि उसको भी अप्रूव करा के लेके आए। वो बड़ा काम है, उसके ऊपर लगे हैं हम। और ये वाला जो हाईवे था ये बंद पड़ा था, तो इसको चालू कराने के लिए मैं दिल्ली भागा रहा। मैंने क्लियरेंस कराई, इन्वायरमेंट की क्लियरेंस कराई, बाग की क्लियरेंस कराई, 10 तरह के उसके पेड़ काटने की परमिशनें थी, जैसे आप बोल रहे थे, बहुत कुछ कराया। आज वो हाईवे बन रहा है। तो आप उसको दो तरह से देख सकते हैं। एक देखो कि पर्यावरण को नुकसान है, पेड़ कटे हैं, हजारों पेड़ कटे, हजारों। अब पेड़ कटे हैं, पेड़ कटने पड़ते हैं। जब नेशनल हाईवे बनेगा तो नगरोटा की सूरत बदल जाएगी। अब नेशनल हाईवे रानीताल का बना तो पेड़ कटे हैं, पुल बने हैं, फ्लाईओवर बने हैं, पर जब गाड़ियां चलेंगी और चंडीगढ़ से आप आओगे और 1 घंटे में 1 घंटा कम हो गया, मतलब 3.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाओगे, और आप देरा पहुंचना होगा तो आप 30 मिनट में पहुंच जाओगे, ज्वाला जी आप 20 मिनट में पहुंच जाओगे। फर्क पड़ता है। अब ये आपने अगर नगरोटा से पालमपुर जाना होगा तो 15 मिनट में पहुंच जाओगे, फर्क पड़ेगा। 15 मिनट में हम नगरोटा से पालमपुर होंगे। तो ये पर्यावरण को जब आप चीजें करते हो उससे नुकसान होता है, पर आपको उतनी प्लांटेशन और करनी है, आपको विकास भी करना। तो ये जो मेरा मॉडल है वो मेरे गुरुजी का मॉडल है, विकास पुरुष श्री GS बाली जी का मॉडल है, वो विकास का मॉडल। नेशनल हाईवे बनाना पड़ेगा, नेशनल हाईवे मैंने करना, इसलिए मैं दिल्ली भागा। मैंने बोला फटाफट चलाइए, इस काम को बंद पड़ा है, इसको चलाना है। रानीताल वाला बन गया, कछियारी बन गया, इसको चलाओ। आज देखो कैसे चला। आज क्या ये हाईवे बन के आएगा, नया नगरोटा बसेगा और नगरोटा बड़ा हो जाएगा। और उसको बचाने के लिए, उसको बनाने के लिए हमने नगरोटा बाजार को भी बचाया जी। आज हम लगे हैं कि हम तुरिंजा मिल बाजार को बचाएंगे, इसलिए मैंने उसको रुकवाया हुआ है। भाई मैं तुरिंजा मिल के सारे चीजें करवा रहा हूं क्योंकि उसको बाजार को भी बचाना है। पर शाहपुर पूरा बाजार टूट गया जी, आप देख रहे हैं। जी। तो हर चीज की सोच है।
कि मेरे को नगरोटा को बचाना है, बाजार को भी बचाना है और नगरोटा को बढ़िया भी करना है। तो मैंने क्या किया, एक तरफ हाईवे बना दिया, नेशनल हाईवे आ गया, उसका काम चालू कर दिया। माननीय गडकरी जी ने के आशीर्वाद से उनसे मैंने दरख्वास्त की, उन्होंने इसको एकदम चालू करवाया। और पिताजी की तो उन्होंने तारीफ पार्लियामेंट में की है जी। माननीय नितिन गडकरी जी ने, जो कि भाजपा के अध्यक्ष रहे देश के, उन्होंने विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी की तारीफ पार्लियामेंट में की है। और उनके आशीर्वाद से, उनसे मांग के, उनसे बोल के हमने कहा इसको जल्दी चलवाइए। एक तरफ नेशनल हाईवे बनाया और दूसरी तरफ मैंने जो हटवास से लेके सुनेर तक, थारू तक, अभी फिलहाल थारू तक किया है। हटवास मतलब जहां से ये नया एनएच बनेगा, जहां को हटवास के ऊपर आएगा, वहां से लेके अंबाड़ी से लेके नीचे जहां से हटवास हमारा ओबीसी भवन है, वो सारा हम पाथवे में ले जाके थारू तक पाथवे बना रहे हैं। और वो माल रोड के लिए मैंने 40 करोड़ रुपया अलग से रखा है। तो वो 250 करोड़ का काम अलग हो रहा है। यहाँ पे सड़क को बनाने का, लाइटें लगाने का, पाथवे बनाने का, ब्यूटिफिकेशन का अलग से काम चलेगा। तो मैं दोनों को सुंदर बना रहे हैं, वो एनएच को भी और ये मार्केट को भी, बड़ों को भी। बड़ों में क्लॉक टावर बना रहे हैं, वसन में क्लॉक टावर बना रहे हैं, बड़ों में पाथवे बना रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ चंगर और पलम का एक समान विकास। अब चंगर तो चंगर रहा नहीं, सड़कें बन गई, पानी की समस्या काफी हद तक हल की और भी कर रहे हैं। और चंगर को अब हम चंगर की तरह देखते नहीं। विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी ने हर जगह सड़क से जोड़ दी, उन सड़कों को बढ़ा रहे हैं। नबार्ड में मैं और सड़कें लेके आया हूँ, और नई सड़कों का काम जहां जहां दिक्कत थी वहां और बना रहे हैं। पानी के टैंक बनाए हैं, पानी की समस्या को ठीक करने के लिए बोर लगा रहे हैं, मतलब हर चीज कर रहे हैं, छोटे बड़े सब। यूथ सर, अगर एक तो होता है कि सरकारी नौकरी की तरफ दौड़ा रहता है, तो उससे हटके वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ या अपने काम की तरफ बढ़े, तो उसके लिए क्या कर सकता है? या फिर टूरिज्म में जैसे एक नई स्कीम, इस बार जब मीटिंग थी तो मैंने सीएम साहब को कहा कि हमें फूड ट्रक्स, जी, यूथ के लिए फूड ट्रक्स टूरिज्म के क्षेत्र में देने चाहिए जी, क्योंकि सड़कें हैं जी, नई सड़कें बन रही हैं जी, लोगों ने सफर करना है जी। फॉरेन कंट्री जाओ तो फूड ट्रक्स हो, जी, जूस का ट्रक, जी, पिज्जा का ट्रक, चिकन, नॉन वेजिटेरियन, वेज, नूडल्स, चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन, वो बनाते हैं। तो ये एक चीज है जो आप बोल रहे सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, टैक्सीज, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, अलग अलग चीज। आप नेशनल हाईवेज के, मैंने दिया था, दिस वाज माय आइडिया। मैंने मीटिंग में कहा कि आप फूड ट्रक्स के ऊपर सोचते हैं और फूड ट्रक्स के ऊपर काम करते हैं। तो हमारी मीटिंग चल रही थी टूरिज्म की, उसमें मैंने कहा कि फूड ट्रक्स पे फोकस करना चाहिए, फूड ट्रक्स एक फ्यूचर हो सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एकदम अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि यस, फूड ट्रक्स इज गुड, इसके ऊपर काम करते। तो उनका अता आशीर्वाद रहा। अगर उनसे कोई बात की और उनको वो बात ठीक लगी तो उन्होंने एकदम मानी। और अच्छी बात है कि जब आप पे समन्वय होता है, बातचीत से कोई चीज अच्छी निकलती है, और जब पॉजिटिव नोट पे काम होता है तो अच्छा। सर, गवर्नमेंट को स्कीम से आप इतनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करवाते हैं, अधिकारियों से अच्छा मेलजोल है या काम करवाने की एक कला है जिसको हम कह सकते हैं, तो ये आप मतलब कितने अच्छे से करवा लेते हैं ये? तो आप बताएं कि वो कहाँ से स्किल कहाँ से सीखा? कि जैसे अभी जैसे हम मेले में गए थे तो अधिकारी बता रहे थे कि अभी काम हो जाएगा, है ना, लोग भी जुड़े हुए कि डायरेक्ट आपसे कौन आया जी, जिस मेले में गए उन्होंने कहा सीढ़ियाँ आपने बोली थी बन गई जी। तो वो टाइम असर किया था, इस बार बन गई। टाइम पे काम करवाना बहुत बड़ी बात होती है सर। देखिए काम इतने सारे होते हैं जी, और मेरे साथ तो थोड़ा सा ये है कि मुझे दिक्कत ये है कि सारे बड़े हैं मेरे से, जी, जो छोटे हैं वो मुझे लगता है कि मेरा बहुत इज्जत मान करते हैं। वो सोचते हैं मुझे बोलते हुए, उनको लगता है कि भाई हमारे बड़े भाई हैं। जो बड़े हैं वो अधिकार समझते हैं, तो वो एक काम होता है दूसरा पकड़ाते हैं, दूसरे के साथ तीसरा पकड़ाते हैं, तीसरे के साथ चौथा। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि 4 काम इकट्ठे देंगे तो एक आधा रह जाएगा या कोई 2 रह जाएंगे। तो आप उसको मत समझिएगा जो रह जाएगा, आप उसको समझिएगा जो हो जाएगा, क्योंकि सब काम करने मुश्किल होते हैं, किसी के बस के नहीं होते।
और जितने काम मैं करा पाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी का कोई ना कोई काम मैं जरूर कर, ताकि जो सक्षम बनाया है। बड़ी बात यह है कि आज पहली बार में इतने सक्षम बने हैं कि कोशिश ये होती है कि सभी काम करवा दें, और सक्षम बने हैं तो काफी काम हो जाते हैं। अगर पहली बार में मैं बोलता हूँ कि ये जगह मिली है तो ये जगह तो बेहतर होती है। जैसे जैसे आप स्टेप लेते हो वैसे आपका रुतबा बढ़ता है। अगर पहली बार में इतना रुतबा बढ़ा है तो अगली बार वो और बढ़ता है। तो नगरोटा ने अपनी लड़ाई शुरू की है। ये नगरोटा का झंडा जो है वो हमेशा बुलंद रहना चाहिए, ये सोच मेरे पिताजी की थी, और उसी सोच को लेके मैं चला हूं कि नगरोटा का झंडा हमेशा बुलंद रहना चाहिए। नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र का जब कोई नाम ले तो उसको समझना चाहिए कि यह विधानसभा क्षेत्र वीरों का, इसको छोटा नहीं आंका जा सकता। आज नगरोटा बगुआ पहले 10 लोगों में बैठता है। पहले 10 में 68 लोगों की विधानसभा है और पहले 10 लोगों में नगरोटा बगुआ शुमार हुआ। बड़ी बात थी जी। नगरोटा बगुआ अपना झंडा आप 26 जनवरी को, 15 अगस्त को झंडा लहराने के लिए अलग अलग जिलों में जाते हो तो आरएस बाली थोड़ा ना जाता है, नगरोटा जाता है। जब आरएस बाली कुल्लू में, मंडी में, बैजनाथ में, ऊना में, सिरमौर में, शिमला में, सोलन में, हर जगह जाके, कहीं पे किन्नौर में, कहीं लाहौल में, हर जगह जाके बतौर मुख्य अतिथि कहीं पहुंचता है तो वो आरएस बाली थोड़ा ना पहुंचता है, वो नगरोटा बगुआ पहुंचता है। तो नगरोटा ने अपनी लड़ाई शुरू की है और पहली बार आपने बेटे अपने भाई को विधायक बना के पहली बार में पहले 10 लोगों में बिठा दिया है। पिताजी का आशीर्वाद, मेरी माँ का आशीर्वाद, और जो मेरे माता पिता मेरे विधानसभा में बैठे हैं, मेरे भाई बहन जो मेरे विधानसभा में बैठे, उनका आशीर्वाद कि आज हम इतनी आगे पहुंचे। थोड़ा बहुत अच्छा मेरे अंदर होगा, थोड़ा बहुत मैंने भी ज्ञान सीखा होगा, और भी सीख रहा हूं, आगे और सीखेंगे, पर लोगों का आशीर्वाद है। मुझे ऐसा लगता है कि आज आगे बढ़े हैं तो नगरोटा का झंडा बुलंद करना और बुलंद रखना ये मेरी पहली और आखिरी जिम्मेवारी है। नेक्स्ट सवाल ये है सर कि अगर नेक्स्ट टर्म में जैसे आप मतलब मान लीजिए कि सीएम बनते हैं तो क्या वो काम होंगे या कैसे? सीएम बनने वाली बात जो मतलब आप क्या वो काम को बढ़ा दीजिए? हमारे पिताजी विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी इतना ऊपर जाके नंबर 2 की पोजीशन से, हम लोग जब पिछला इलेक्शन जी। उनका रह गया तो नगरोटा बगुआ 68वें नंबर पे, आप समझ गए कि बिल्कुल पीछे आगे कोई नगरोटा बगुआ के जो विधायक थे, जब जीएस बाली जी थे तो नगरोटा दूसरे नंबर पे बैठा करता था, और जब रह गए तो फिर नगरोटा को बहुत नुकसान हुआ। तो माननीय विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी सिर्फ एक कदम दूर थे, और हम सब लोगों का सपना था कि उनको हम उस देखें, कुर्सी पे देखें। जब उनका इलेक्शन रहा उसके बाद वो चले गए तो वो सपना भी उसके साथ ही चला गया। अब मेरा वो सपना नहीं है, वो सपना मेरा उनके लिए था, अब अपने लिए मेरा सपना नहीं। तो वो मैं उस चीज के लिए बिल्कुल क्लियर। आप क्या देखते हैं कि क्या वो काम है या कुछ सपने होते हैं यार काम करेंगे कि हिमाचल को सपना इस स्तर पे लेके जाएंगे? मैंने सपना उनके लिए देखा था, मैं उनके लिए काम करता था, उनका समर्थक था, उनका वोटर था, उनका बेटा भी था, पर उनका समर्थक भी था, और सपना देखता था कि एक दिन उनकी मेहनत जो है और उनकी काम करने की शैली, वो एक दिन हमें उनको सबसे आगे खड़ा करके हमें वो दिन जरूर दिखेगा। पर जब वो इलेक्शन रहा और उसके बाद वो चले गए
तो वो चीज़ खत्म हो। और मैंने अपने लिए कभी ऐसा सपना ना तो देखा है ना मैं देखूं, क्योंकि सपना मैंने एक ही उनके लिए देखा था, वो चला गया, वो खत्म हो गया। सर एक चीज़ आती है एक कि कदम दूर रह के खत्म हुआ, उसका मुझे दुख है कि वो चले गए, पर ठीक है, हर चीज पूरी नहीं होती। और मैं संतुष्ट हूँ कि पिताजी ने जो जीवन बिताया, मेहनत करके बड़ा नाम कमाया और विकास पुरुष कहलाए, बड़ी बात। सर कभी आपका ऐसे दिल नहीं किया कि सेंट्रल पॉलिटिक्स में जाएंगे? हमारे पिताजी चाहते थे, वो मुझे हमेशा कहते थे कि आपने पार्लियामेंट लड़ना है, और वो मुझे अक्सर बोलते थे कि आपको शायद पार्लियामेंट लड़ना पड़ेगी। पर इस बार जब मुझे पार्टी मुझे कह रही थी कि आपको लड़ना है, तो मैंने मना किया। मैंने चिट्ठी लिखी, वो मुझे नहीं लड़ना, क्योंकि 1 साल हुआ था जी। एमएलए बने हुए, अपने लोगों को मैं छोड़ के नहीं जाना चाहता। मुझे लगा कि मेरे को बड़ी आस के साथ मेरे लोगों ने बनाया, मैंने भी अपने बहुत से लोगों का काम करना है, उनकी उम्मीद है, और अगर मैं यहाँ रहूंगा तभी कर पाऊंगा। पर लोग चाहते थे, पूरे जिले के जब सर्वे हुआ तो मेरा नाम सबसे ऊपर था सर्वे में, और सर्वे में नाम सबसे ऊपर था, इसलिए पार्टी चाहती थी कि मैं ही लड़ूं। अब अगर जिंदगी में कभी लगेगा लोगों को तो लड़वाएंगे, अगर नहीं लगेगा तो नहीं लड़वाएंगे। अपने लिए मैं ज्यादा सोचता नहीं। मैंने आपको कहा कि मेरी सोच क्लियर है, ये सोच विकास पुरुष जी के लिए थी, उनके आगे मैं अपने लिए कुछ नहीं सोचता। मुझे लगता है जब तक लोग चाहेंगे तब तक करेंगे, जब तक लोग चाहेंगे तब तक काम करेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा काम। हर किसी का सर ऑप्शन होता है किसी के पास कि डॉक्टर बनेगा बेटा, इंजीनियर बनेगा, तो ऐसे अगर एक किसी को क्या मार्गदर्शन, चाहता था? आप भी क्या बनना चाहते हैं या किसी को मार्गदर्शन देना चाहे कि राजनेता मतलब नेता कैसा होना चाहिए, तो वो आप कैसे देखते हैं उस चीज़ को, या क्या वो गाइडेंस आप देंगे किसी को? अगर जैसे ही मान लीजिए किसी ने नवयुवा ने, मतलब लड़के ने, किसी ने या लड़की ने राजनीति शुरू करनी हो अपने कैरियर, तो कैसे शुरू करे? देखो, राजनीति शुरू करने के लिए सबसे पहले तो एक चीज समझ ले कोई भी आदमी, कि मुझे अपने आप को बिछाना है, अपना दिन रात, अपना जीवन लोगों को समर्पित करना। और दूसरा ये समझ ले कि राजनीति में मतलब गलत काम का स्कोप नहीं है। आप, क्योंकि आप हर चीज बनाते हो। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज नेशनल हाईवे बन रहा है तो मुझे पता है, सड़कें बन रही है तो मुझे पता है कहाँ से निकलेंगी, कॉलेज बन रहे तो मुझे पता है मैं कहाँ बनाऊंगा, स्कूल बन रहे तो मेरे को पता है मैं किस जगह बनाऊंगा, कवाड़ी में कौन सी जगह मैंने चुनी है, बलदर में कौन सी जगह मैंने आईटीआई की चुनी। जैसे पिताजी का था मेडिकल कॉलेज, उनको पता था कहाँ चुना, मसल में इंजीनियरिंग कॉलेज चुना तो उनको पता था। तो आप चोरी नहीं कर सकते। अगर राजनेता रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, मतलब आप बिल्डिंगें बना रहे हैं, आप सड़कें बना रहे हैं, आप पुल बना रहे हैं, आप सड़कों को जोड़ रहे हैं, अगर आप वहीं पे जमीनें खरीदनी शुरू कर दोगे, आप वहीं पे पार्टनरशिप कर लोगे ठेकेदारों के साथ, आप ठेकेदार ठेके खुद दे रहे हो, क्योंकि आप बैठे हो तो आप ही के समय में ठेके जा रहे हैं, आप ही काम लेके, और ठेकेदारों के साथ ही पार्टनरशिप एमएलए शुरू कर दे, और एमएलए बोले कि ये ठेकेदार जो है वो मुझे पैसा आके देंगे, उनके साथ सुबह शाम सांठगांठ कर ले, तो रक्षक भक्षक बन जाता। और जब रक्षक भक्षक बन जाता है तो पूरी कंस्टिट्यूंसी, पूरी जगह डूब जाती है, क्योंकि फिर आप सड़कें भी उस हिसाब से बनाते हो जैसे उन ठेकेदारों को चाहिए, आप ठेके भी उस हिसाब से देते हो जिस हिसाब से आपको पैसे की कमीशन आएगी, फिर आप रक्षक नहीं रहे, फिर भक्षक बन गए। तो आदमी अगर राजनीति करता है तो उसके पास खुद का बहुत कुछ होना चाहिए, क्योंकि राजनीति अब कोई सस्ती चीज नहीं रही। अब जिंदगी में आपको काम करना है, आपको मिलों में जाना है, आपको जगहों में जाना है, इसलिए आपको अपना बिजनेस भी सेट करना।
आपको अपनी रोटी का साधन भी सेट करना कि आप चोरी ना करो। नहीं तो आप, अगर आप ऐसे करोगे तो आप ट्रांसफरों में खाओगे, आप नौकरियां लगाते हुए पैसे खाओगे, आप ठेके देते हुए पैसे खाओगे, आप काम देते हुए खाओगे, आप जमीनों में लोगों के पास सड़कें बनाओगे तो उसके अंदर आप ऐसा काम करोगे। उससे बचने के लिए आपको सबसे पहले ये सुनिश्चित करना है कि आपका अपना रोटी का साधन महफूज है कि नहीं है। अगर वो महफूज है तब आप राजनीति करो, अगर वो महफूज नहीं तो पहले उसको महफूज करो, फिर राजनीति। दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। जब विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी राजनीति में आए थे तो ये होटल ग्रैंड राज जिसमें आप बैठे हो, पहला इलेक्शन का रिजल्ट जो है इस पे बैठ के लोगों ने सुना था। ये होटल बन चुका था। जहां विशाल मेगा मार्ट है वहां कांगड़े की सबसे बड़ी मार्केट हुआ करती थी जिसका नाम था बाली कॉम्प्लेक्स। जहां पे आप फोर्टिस अस्पताल देखते हो वहां रुचि प्रेशर कुकर की फैक्ट्री हुआ करती थी जिसमें सैकड़ों लोग नौकरी करते थे और वहां प्रेशर कुकर और बर्तन बनते थे। जी। आपको पता होगा। तो ये इतनी बड़ी मार्केट थी जिसका बाली कॉम्प्लेक्स नाम था, जो विशाल मेगा मार्ट जहां पे बना है। ये राज होटल जो है ये तब का है, जब हम पैदा हुए तब का है। ये एमएलए बनने से पहले का है। ये फैक्ट्री एमएलए बनने से पहले की है। ये मार्केट जो है विशाल मेगा मार्ट जहां बना है वहां इतनी सारी दुकानें हुआ करती जो किराए पे चढ़ी थी, ये पहले की है। जब उनका बिजनेस का बहुत बढ़िया काम हो गया और उनके पास सैकड़ों लोग काम करते थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं राजनीति कर सकता। राजनीति करने के लिए आपका पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग होनी चाहिए, अपने को मजबूत करो, बड़ा जरूरी है। दूसरा, अपने आप को समर्पित रखो कि मुझे बिछ जाना है, मुझे लोगों को सुनना है, लोगों की बात सुननी है, उनकी पीड़ा सुननी है, उनको न्याय मिले उसके लिए काम करना है। हर किसी का सहारा बनना, किसी को दर्द नहीं देगा। सबसे कम अगर कुछ कर सकते हो तो उसका दर्द बांट सकते, इज्जत देनी। अगर ये सब कर सकते हो और फिर आप रोल मॉडल हो, आपको लोगों ने देखना है, आपको बच्चों ने देखना है, उन्होंने सोचना है कि आपके जैसे बने। आपके सपोर्टर्स के बच्चे, आपके विधानसभा के जो सीनियर लोग हैं, उनके बच्चों ने आपको देखना। वो देखेंगे हमारा एमएलए कैसा है, तो वो देखेंगे ये हमारा एमएलए है। अगर खुशी बनाएंगे कि हमारा एमएलए अच्छा है तो अच्छे बच्चे बनेंगे। तो वो रोल मॉडल भी होता है। बहुत कुछ है एक एमएलए के लिए, पहले वो सब चीजें अपने अंदर, और बहुत बच्चों में ये चीज है। अभी जो युवा है उनके अंदर बड़ी पोटेंशियल, बहुत अच्छे बच्चे निकले हैं, और अच्छे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे। और मैं बोलता हूँ पढ़ाई कोई ऐसा नहीं कि एकेडमिक पढ़ाई होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि इंजीनियर जो है वही एमएलए बन सकता, या एक डॉक्टर एमएलए बन सकता, या एक मैं बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट हूं तो मैं एमएलए बन सकता। ऐसा नहीं। आप कम पढ़े हो पर आपके अंदर बाकी सारे गुण हैं। आप अच्छे हो, आप चोरी नहीं करते, आप, अगर कोई आदमी एमएलए बन जाए और वो ठेकेदारों के साथ पार्टनरशिप कर ले और ठेके उसी एमएलए के समय में मिलने हैं, तो फिर तो ना तो काम हो पाएगा ना कुछ हो पाएगा, फिर तो पार्टनरशिप पे होंगी। या वो व्यापारी बन जाएगा, जमीनें खरीदता रहेगा, लोगों के नाम पे चीजें करता रहेगा। इसलिए उसका खुद का फाइनेंशियली ठीक होना बहुत जरूरी, और उसका, मेरे को लगता है कि उसकी सूझबूझ होनी चाहिए, वो भी जरूरी है। ये बहुत सी क्वालिटीज होनी चाहिए, और अच्छा बच्चा, हर किसी में ये पोटेंशियल है कि वो आगे बढ़ सकते। मेरे से तो कई ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा जो है आजकल इतना टैलेंटेड है। मेरे से कई अच्छा बोल सकते हैं, मेरे से कई अच्छा पढ़ सकते हैं, मेरे से कई अच्छा कर सकते हैं। हर पोटेंशियल है, सिर्फ अपने आप को निखारना है और आगे बढ़ाना। आखिर में सर, अगर युवाओं के लिए या लोगों के लिए कुछ मैसेज आपकी तरफ से? युवाओं के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि यू पीपल आर फ्यूचर ऑफ द कंट्री, यू पीपल आर फ्यूचर ऑफ द स्टेट। हिमाचल प्रदेश somewhere expects a lot from the youth. You people can motivate
the youngsters. The youth can motivate the children. The growing age and the age when anybody develops thoughts and their skills sharpen is the time when they are a child. When they are a child is when they develop. And I feel youth, why do they say youth icon? Youth icon means you are an icon that people relate. And I feel that the youth have the most important responsibility for the society. And the society demands this from the youth of Himachal to get together and make a beautiful Himachal for the young generation, the children who are becoming youth, and to make a very wonderful society for the elders. We need to give respect to the elders. We need to learn from elders. We need to take care of our parents. Need to take care of the entire setup of the family and also do good for the society. That is what is my only message to everyone in Himachal. Thank you so much. Thank you, sir.